जानते हैं इस समय चल रहा है एग्जाम टाइम और हम लोग का चलेगा रिवीजन टाइम। अगर हम अपने रिवीजन टाइम की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करें जिसका नाम है विलियन। आप देखोगे आपके बोर्ड एग्जाम के हाफ ईयरली पेपर जिनके भी हुए हैं आप उनसे जाइए पेपर मांगे और सबसे क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए तो 2-3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। कुछ बच्चों के एग्जाम अभी बाकी भी है, कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो उन बच्चों की डिमांड थी सर जितने वीडियो पढ़ा दिए उनके कुछ शॉर्ट नोट बता दीजिए, कुछ रिवीजन करा दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो उन्हीं सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक नया वीडियो हम लेके आए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो बच्चों लाइक जरूर करिएगा। जिन बच्चों को अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो इस वीडियो के सारे नोट्स बना लीजिए, आपको 100% अच्छे मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है मेरी। जैसा कि चैप्टर हमारा क्या है, विलियन। एक चैप्टर खत्म बस इस वीडियो में। अगर आप विलियन चैप्टर अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रहे या नहीं नोट्स बनाए तो इस वीडियो को बच्चों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जो डाउट्स होंगे या तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा या तो कमेंट बॉक्स में, हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे। वार्षिक परीक्षा पे अवश्य पूछे जाएंगे, 101% सफल होने की गारंटी है अगर आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा बेटा, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो 2021-22 की परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। अगर हम विलियन की बात करें तो सबसे पहली टॉपिक यही होती है, विलियन आखिर में होता क्या है। अगर हम विलियन को देखें तो यह कहा गया कि विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक है, देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही कहते हैं क्या, विलियन। हो गया एक लाइन का क्वेश्चन, विलियन क्या है तो आप लिख दो विलियन ये है। विलियन में 2 चीजें होती है, एक विलेय और विलायक। किसी द्विइंगी जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी विलियन में कम से कम 2 घटक होते, घटक का मतलब अवयव। एक विलेय कहलाता है जो कम मात्रा में होता है, देखिए कम मात्रा वाला विलेय, और अधिक मात्रा वाला क्या, विलायक कहलाता है। ये छोटी छोटी मेरी बात बच्चे मेरे बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी एक जगह बता दे रहे हैं कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे नोट्स नहीं बनाए। उसके बाद टॉपिक आती है नॉर्मलता। विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। अब देखिए नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये वो इंपॉर्टेंट है जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि मोलरता क्या है बताइए, नॉर्मलता क्या है बताइए, मोललता क्या है बताइए। तो मोलरता विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोलरता में मोलों की संख्या, और दोनों का वैल्यू लगभग बराबर होता है। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो मोललता 1000 ग्राम किग्रा किसमें, विलायक में, और इसमें क्या था, विलियन में। घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, बस एक छोटा सा अंतर है मोललता और मोलरता में, आप लिखते चलिएगा। उसी तरह अगर हम मोल प्रभाज या मोलस की बात करें तो किसी विलियन में उपस्थित किसी अवयव, अवयव 2 ही होंगे, या तो विलेय या तो विलायक, के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो ये चीज समझिए। इसके बाद टॉपिक आती है फॉर्मलता। किसी विलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलियन के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलियन की क्या कहते हैं,
फॉर्मलता कही जाती है। बताइए बच्चों, क्या ये बात मेरे बच्चों को पकड़ में आ रही है? ये चीजें क्लियर है? आगे चले। ऊपर से देखिए, विलयन, विलय, विलायक, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और फॉर्मलता। जैसा कि विलयन के नाम चल रहा है तो एक और आता है वेपर, याद है, जिसे कहते हैं क्या? वाष्प दाब। देखिए, क्या कहा गया भाई, ध्यान से देखिए, वाष्प दाब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेपर प्रेशर। किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प अवस्था द्वारा निश्चित ताप पर लगने वाला जो दाब होता है उस द्रव का कहलाता है क्या? वाष्प दाब। क्वेश्चन बनेगा वाष्प दाब किसे कहते हैं? तो इस लाइन को लिखिए, किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प अवस्था द्वारा निश्चित ताप पर लगने वाला दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब यहीं से पूछा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। याद करिए, किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसी को कहते अवनमन। जो बच्चे हमारे मैथ वाले हैं वो इस चीज को अच्छे समझेंगे। अवनमन और उन्नयन कोण, अवनमन का मतलब कमी और उन्नयन का मतलब वृद्धि। ठीक है, ये तो जान ही रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राउल्ट का नियम, स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील मिलाने पर उसके वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है उस विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। एक बार फिर से रिपीट करें, स्थिर ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है उस विलय के मोल प्रभाज के क्या होते हैं? बराबर होता है। एक और, स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित एक अवाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के हमेशा क्या होता है? समानुपाती होता है। जो बच्चे हमारी पुरानी वीडियो को देखे होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। ये चीजें बहुत क्लियर है कि राउल्ट के नियम में क्या है। फिर से, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है उस विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। एक स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसी तरह विलयन के दो भाग होते हैं, सुना होगा, आदर्श विलयन जिसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, अनादर्श विलयन मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वे सभी विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते, देखिए राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो आदर्श नियम कहलाएगा। उल्टा, सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तो उन्हें कहते हैं क्या? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन के दो पहचान, वे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं या वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या? अनादर्श विलयन। और जो अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। बताइए बच्चों, क्या यह बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? आइए आगे बढ़ते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण, वे द्विअवयवी मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है और जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण मतलब एजिटोट्रॉपिक मिश्रण कहलाते हैं। इन मिश्रणों के घटक को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक
नहीं किया जा सकता। ये पहचान है। क्वेश्चन बनेगा क्या उन्हें अलग कर सकते, तो इनको अलग नहीं कर सकते। और एक जैसे क्वथनांक का उन्नयन है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बताइए क्या ये थ्योरी पोर्शन समझ में आया? हो जाइए तैयार, चार्ट पेपर रखिए एकदम बोर्ड पे, जो चीजें बताएंगे उसको आप चार्ट पेपर पे लिख लीजिए। जो लोग अभी न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार नहीं है वो फॉर्मूले जरूर नोट कर लीजिएगा। ये सभी फॉर्मूले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते फिर आते उस पर। हिमांक का अवनमन, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। उसके बाद ये नाम तो सुना होगा परासरण, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक की सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन के अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होती है, उसे ही कहते हैं क्या? परासरण। अब यही परासरण से एक नाम आता है परासरणी दाब। देखिए इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी विलयन और विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली, शॉर्टकट में इसी को कहते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक करने पर विलयन में लगाया गया वह कम से कम बाहरी दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण को रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे ही कहते हैं क्या? परासरणी दाब। इसमें तीन होते हैं, समपरासरी, अति परासरी और अल्प परासरी। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी आइसोटोनिक। दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब उच्च होता है उसे अति परासरी। दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है उसे सापेक्ष अल्प परासरी कहते हैं। इसे कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसे हाइपरटोनिक और इसे हाइपोटोनिक। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ये परासरण के नियम हैं, इनको कॉपी कर लीजिए। और जैसा कि आपसे कह रहे कि आप जल्दी से क्या करिए, चार्ट पेपर निकाल लीजिए। अब हम लोग चलेंगे किस पे? कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चा, बाद में आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते ना। चलिए भैया, कुछ प्रमुख सूत्र हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इन सूत्रों को आप क्या करिए, एक चार्ट पेपर पे या जो भी आप डायरी या जो भी फेयर आप बनाते हैं वहां भी लिख सकते हैं। सबसे पहला है ही हम रखें नॉर्मलता, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोललता, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। राउल्ट का नियम, P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये वाला फॉर्मूला बताए थे। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोलस, मतलब n बाई n प्लस n। और क्वेश्चन नंबर 5वां, वाष्प दाब अवनमन से विलयन की मोलरता ज्ञात करना। तो विलयन की मोलरता बराबर पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इंटू 1000 बाई m। कॉपी करिए बच्चा, ठीक है। कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। आप क्या करिए, फॉर्मूलों का एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए और जितने फॉर्मूले सबको एक जगह जरूर नोट करिएगा। यह आदर्श विलयन है और यह अवाष्पशील विलय होने पर आदर्श विलयन होगा तो ये वाला फॉर्मूला रखिएगा, और जब अवाष्पशील विलय होगा जिसको पी नॉट पी एस से दिखाते तो ये वाला फॉर्मूला।
ये कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स वाले, तो 100% ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, राउल्ट का नियम, वाष्प दाब, अवनमन से मोलरता की गणना। चलिए छठवां देखिए क्या है। क्वथनांक में उन्नयन से विलयन की मोलरता ज्ञात करना। उन्नयन इसमें लिख लीजिएगा m, विलयन में विलायक की मोलर द्रव्यमान का सांद्रण है, न कि मोलरता है। क्या है भाई उन्नयन? विलयन की मोलरता बराबर डेल्टा टीबी अपॉन केबी, मतलब क्वथनांक में उन्नयन बटा क्या? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, उसे ही कहते हैं क्या? क्वथनांक में उन्नयन से विलयन की मोललता। ओके, क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7, हिमांक में अवनमन से विलयन की मोललता। दो चीजें एग्जाम में 100% जाएंगी, या तो उन्नयन पूछेगा और या तो अवनमन पूछेगा। इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप एक चार्ट पेपर ले लीजिए और चार्ट पेपर पर सभी फॉर्मूले को नोट करिए। जो चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर की हेडिंग देकर सभी चार्ट पेपर को करिए और उनके संबंधित न्यूमेरिकल्स को लगाइए। इतना अगर आप करेंगे तो बच्चा, आपको जो डर है सर न्यूमेरिकल नहीं आता, वो आ जाएगा। न्यूमेरिकल का आधा स्ट्रेंथ होता है फॉर्मूला, और हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया फॉर्मूले को जो आपको हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद क्या है? हिमांक में अवनमन से विलयन की मोलरता ज्ञात करना। तो विलयन की मोलरता डेल्टा टी एफ बाई के एफ इक्वल टू हिमांक में अवनमन बटे विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, क्या ये 7 हो गए? बच्चों प्लीज आप जरूर फॉर्मूला नोट करिएगा, क्योंकि जितना आप नोट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ही फायदा हो। क्योंकि मन का जो हुआ डर है सर न्यूमेरिकल नहीं आता, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, उन सभी के कमेंट्स को ये हम दूर करके रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, परासरण दाब तथा वाष्प दाब अवनमन में संबंध। यही फॉर्मूले आपको बताएंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। क्या है? परासरण दाब P बराबर डेल्टा P बाई पी नॉट इंटू डी एस टी बाई एम, जहां D विलयन का घनत्व, T परमता, S विलयन का स्थिरांक, M विलायक का आणविक द्रव्यमान, डेल्टा P वाष्प दाब में अवनमन और लास्ट P नॉट विलायक का वाष्प दाब। बताइए क्या यहां तक मेरे बच्चों को क्लियर है? यह चीज अच्छे समझ में आ रही है? परासरण दाब और वाष्प दाब में संबंध। फॉर्मूला नोट बनाने के लिए हेडिंग जरूर लिखिएगा। क्वथनांक में उन्नयन तथा वाष्प दाब का अवनमन, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 गुणे केबी, बी फॉर बॉइलिंग, एम मोलर द्रव्यमान इंटू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वाष्प दाब। अब दो, एक क्वथनांक का उन्नयन और एक हिमांक का अवनमन, बी फॉर बॉइलिंग, एफ फॉर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है हिमांक और बॉइलिंग का मतलब होता है क्वथनांक। तो दोनों फॉर्मूले एक जगह इसलिए लिखे कि ये चीजें एकदम क्लियर हो जाए। बताइए, ठीक है? आगे चले। अब कह रहे हैं हिमांक में अवनमन तथा क्वथनांक के उन्नयन में संबंध। क्या? डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी बराबर के एफ बाई के बी, और लास्ट कह रहा है ये जब विलयन की मोललता में सांद्रता क्या हो? समान हो। 12, एक विलायक के संबंध में, मतलब K इक्वल टू 10 इंटू के एफ या K इक्वल टू 10 इंटू के बी। बताइए बच्चा,
कॉपी करिए 8, 9, 10, 11, 12 जल्दी से कॉपी करिए। आगे चला जाए, 12 तक क्लियर है। आइए आगे, क्या कह रहा है भाई कि एक विलायक के संबंध में K इक्वल टू 10 इंटू के एफ तथा K इक्वल टू 10 इंटू के बी, जहां K आणविक उन्नयन या अवनमन स्थिरांक है। 13 डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता। क्या फॉर्मूला हो गया? केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। याद करिए, जब आणविक द्रव्यमान निकालना सिखा रहे थे तो आपको याद आएगा। उसी तरह जब 14 की बात करेंगे तो 14 क्या कह रहा है भाई? डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोललता। केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम इंटू डब्ल्यू, जहां स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान, एम विलेय का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो आप सुने होंगे वान हाफ गुणांक, नाम सुना होगा आपने। जब भी हम वान हाफ गुणांक की बात करेंगे तो वान हाफ गुणांक में देखते हैं, अब सामान्य मतलब प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, या सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, या बराबर वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। संगुणन या वियोजन होने पर डेल्टा टीबी जो है वो आई इंटू केबी इंटू मोलरता के बराबर होगी। अगर आपको लगता है थोड़ा तेज पढ़ा रहे तो वीडियो को पॉज करके बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, अगर कोई टॉपिक लगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में और आ रही है तो बताइए, हम रिवीजन कराते हुए उसको भी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। संगुणन वियोजन होने पर, संगुणन वियोजन क्या है भाई? डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू मोलरता, या डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू केएफ इंटू मोलरता, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई इंटू स्मॉल डब्ल्यू बट्टा एम, एम बटा कैपिटल डब्ल्यू। और ये तो भूलिएगा नहीं, संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा। अगर हम संगुणन की मात्रा करें तो अल्फा बराबर एन माइनस 1 माइनस आई बटा एन माइनस 1। यहां वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। बताइए, क्या इस लाइन में हमारे किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को फॉर्मूला अच्छे से नोट हो गया होगा। ठीक है, आप देखिए टोटल हमने क्या रखा है, 18